नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल में। आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 2 साल पहले मैं एक मध्य प्रदेश के एक शहर में एक अनाथ आश्रम में गई। वहाँ मैं एक सोशल वर्कर से किसी काम से मिलने के लिए गई थी और वहाँ कुल मिलाकर उनके पास 25 से 30 बच्चे थे और बस मैं वहाँ पर पूछने के लिए गई थी कि उनको इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। पता चला कि वहाँ, और फिर जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि हाँ, वहाँ पर उनके पास में एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा था जो पकड़ के चलता था या वॉकर के सहारे चलता था। उन्होंने उससे बुलाया। 13 साल के बच्चे से मैं मिली और बहुत ही हंसमुख और बेहद ही प्यारा बच्चा था वो। और उसे अपनी टीचर से भी बहुत प्यार था, सोशल वर्कर से और उस जगह से बहुत प्यार था। बाद में सोशल वर्कर ने बताया कि वह बच्चा उन्हें एक स्टेशन पर मिला, उसी स्टेशन पर मिला था, उस शहर के स्टेशन पर। और जब उन्होंने उनके माता पिता को खोज लिया था उस बच्चे के, और जब उन्होंने उसे वहाँ भेजने की कोशिश की तो उस बच्चे ने वहाँ जाने से मना कर दिया। जब मैंने पूछा कि क्यों मना कर दिया तो उसने बोला कि 7 साल के उस बच्चे को उसके माता पिता उस स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे जब वह 7 साल का था। और 1 साल बाद शायद उन्हें उसके माता पिता का पता चल गया था। और जब उन्होंने कोशिश की उस बच्चे को वहाँ भेजने की तो उसने वहाँ जाने से मना कर दिया। 7 साल के बच्चे को बहुत कुछ याद होता है क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बिल्कुल ठीक ठाक था। बुद्धिमानी से वो बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि उस बच्चे ने बहुत कुछ झेला अपने माता पिता के साथ। वो उसे गाली गलौज करते थे, बहुत कोसते थे, न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि उसके पड़ोसी और उसके रिश्तेदार भी। तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बकझक से परेशान होकर उसके माता पिता ने डिसाइड किया कि उसे कहीं छोड़ आएंगे। अब कहाँ छोड़ें, कैसे छोड़ेंगे, उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो एक दिन वो उसे स्टेशन पर लेकर गए और वहाँ उसे छोड़ कर गए। वह बच्चा रोता रहा और उसे किसी तरीके से एहसास हो गया था, वो बोल रहा था, और उसने अपने माता पिता को बहुत पुकारा लेकिन कोई लौट कर नहीं आया और वो बच्चा इस अनाथ आश्रम में पहुंच गया था। वह कहता है कि अगर मैं वापस वहां गया तो शायद मेरी वैसी ही स्थिति होगी, इसलिए मैं यहाँ खुश हूँ। और बहुत अच्छी बात ये थी कि वहाँ उसे एक अच्छी शिक्षा मिल रही थी, उसका वहाँ इलाज हो रहा था, यानी थेरेपी मिल रही थी। और वो वहाँ पर जो उसको थेरेपी देने आते थे, मैं उनसे भी मिली, उनके साथ घुल मिलकर बहुत खुशी से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो वो कहता है कि मुझे इतना अच्छा माहौल तो मेरे अपने परिवार में भी नहीं मिला, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँ। अतः सोशल वर्कर ने कहा अब हमें इसके बारे में आगे सोचने का, आगे उसके जीवन के बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है कि अब आगे इसे क्या करवाना है, क्योंकि वह सिर्फ 18 साल तक ही वहाँ रह सकता था। एनीवे, वो तो उन्होंने उसके लिए प्लानिंग की ही होगी। कहने का मतलब ये है कि क्या यह सचमुच में गंभीर मुद्दा नहीं है कि विकलांगता को आज भी भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। हम बाहर वालों की, समाज वालों की बात क्या करें, कई बार परिवार में ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक छोटा सा अधिकार। देखिए, हमारे संविधान ने हम सबको बराबर का अधिकार दिया, ये भी हमारे देश के बराबर के नागरिक हैं। तो जो हमें 5 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो सब इनके लिए भी हैं। वो मौलिक अधिकार जो हमारे और आपके हैं वो इनके भी हैं। इसके बावजूद इन लोगों के लिए अलग से कानून बनाए जा रहे हैं और अधिकारों पर चर्चा की जा रही है आजकल। ये ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम और आप अभी भी इस मुद्दे पर काम करने के लिए नहीं सोच पा रहे, या सोच भी पा रहे हैं तो कैसे करना है इसके बारे में हमें सही गाइडलाइन ज़रूरी है। सही गाइडलाइन क्या, हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा अपना रवैया यदि हम बदल लें तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती है। तो इनके बारे में कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं, वो ये है, और पूर्वाग्रह हैं जिनको हमें अपने समाज से मिटाना होगा। अब जैसे आपका और हमारा जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वैसे ही इनका भी संपूर्ण रूप से जीने का अधिकार है।
तो जीने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो सबको मिला है, जिसे कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट विच इंक्लूड्स सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। इसमें इस अधिकार में जीवित रहना और विकास करने का अधिकार हम सबको है, ठीक है। वी ऑल हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड एंजॉय लाइफ ऑन एन इक्वल बेसिस। हम सबको सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है और हमें हर चीज़ में संपूर्ण रूप से आनंद से जीने का पूरा और बराबरी से जीने का पूरा अधिकार है। अब लोग सोचते हैं कि ये तो डिसेबल है, ही कान डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। या लोगों ने एक आम धारणा बना रखी है कि अरे ये पढ़ लिख कर क्या करेगा, इससे कौन सा नौकरी करनी है। अब एक नई चीज़ आ गई है आजकल। मैं कुछ ऐसे साथियों से मिली जो फिज़िकल रूप से डिसेबल हैं, तो वो कहते हैं हाँ तुम तो पढ़ लो लिख लो, तुम्हें तो फटाफट सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उनके अंदर उस चीज़ को भी लेकर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। तो कभी कभी लोग सोचते हैं अरे ये तो विकलांग है या ही इज़ अ डिसेबल, सो कैन बी सब्जेक्ट टू वायलेंस और अब्यूज़। इनके साथ तो हम गाली गलौज आराम से कर सकते हैं। आप देखेंगे कई बार जो लड़कियां होती हैं, डिसेबल लड़कियां, कई बार उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है लड़कों के साथ नहीं होता, उनके साथ भी होता है। तो वो लोग अगर शिकायत नहीं कर पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे या किसी प्रकार से उनके अंदर डर है, तो आप उन्हें और किसी प्रकार का डर बढ़ाने की आपको कोई किसी ने अधिकार नहीं दिया है, ठीक है। और ऐसा बोलते कि ये समाज में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये तो बल्कि बोझ बन जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से गलत धारणा है। और लोग सोचते हैं कि इनमें कुछ कमियां हैं या इनमें कम गुण हैं, तो यह भी संपूर्ण रूप से गलत है। तो जीने का अधिकार सबको है और सम्मान से जीने का अधिकार सबको है, समान रूप से विकास करने का अधिकार सबको है। तो इसमें आपको और हमें एक भूमिका निभानी है कि जिस भी किसी परिवार में या जिस भी किसी जगह पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने नज़रिए को स्वस्थ रखना है। देखिए, आप किसी के प्रति स्वस्थ नज़रिया रखेंगे, स्वस्थ भावना रखेंगे तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपकी भावनाएं अस्वस्थ होंगी तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये WHO की परिभाषा कहती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति डिग्निटी रखें, बल्कि उस व्यक्ति के साथ में जो उसकी अगर कोई देखभाल कर रहा है या उसके साथ में है, तो उसे भी आपको संपूर्ण रूप से सम्मान देने की ज़रूरत है। हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है, अच्छा ये तो इसके लिए देखभाल करने के लिए ही पैदा हुआ है या पैदा हुई है, यानी केयरर का काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी डिग्निटी चाहिए, उन्हें भी सम्मान चाहिए, उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। तो हम आइए आप और हम एक प्रतिज्ञा करें कि हमें हमेशा अगर कोई अलग तरीके का इंसान या बच्चे दिखते हैं तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, सम्मानित भावना रखें और स्वस्थ भावना रखें, और इस समाज में हम एक शांति और सम्मान के भाव को फैलाएं। ना कि हर समय कंपटीशन करना, अरे मेरा बच्चा तेरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा करता है या मेरे फैमिली में ये ज़्यादा है। आप देखिए कि जिनके घरों में, यानी कि जिनके घर में एक भी विकलांग बच्चा या कोई एडल्ट है, उस परिवार के पास कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डबल जिम्मेदारियां हैं। तो लेकिन उन लोगों के अंदर स्वाभिमान भी ज़्यादा पनप सकता है और पनपता है कई बार। तो उन्हें दया ना दिखाएं, वो खुद ही अपने आप कई बार दया के भाव से भर जाते हैं। तो मेरी गुजारिश उन परिवारों से और उन लोगों से भी है कि अपने आप को किसी से कमतर ना समझें और
यदि मदद मांगने की ज़रूरत है तो मदद मांगे, लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं कि वो एहसान हो जाए या उसके बदले आप उन्हें कुछ दे ही दो या हम तो एहसानों के तले दबे रहें। नहीं, जीने का अधिकार सबको है। इस देश में, स्वतंत्र देश में हम पैदा हुए हैं। स्वतंत्र देश की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो हम सबको है। अभिव्यक्ति का अधिकार हम सबको है। तो आप और हम उनकी भावनाओं का आदर करेंगे और उन्हें किसी प्रकार से दया नहीं, बराबरी के नज़रिए से देखेंगे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे बुज़ुर्ग व्यक्ति हो या किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, जैसे कई बार कैंसर होता है या कोई और इलनेस हो जाती है, बीमारी। ओह अच्छा, क्या हो गया ऐसा, अच्छा ऐसा, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। हम और आप उन्हें अच्छी और स्वस्थ भावना दें तो वो अच्छे और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जीने के अधिकार का सम्मान करें, अपना भी और सबका।